अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो है को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है और वो क्या है, क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद इसके अंदर कौन कौन सी फेजेस इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर है और इसको कितने इंटरेस्टिंग वे में जो है वो किया जाता है। और हमने खुद इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला, वो भी हमने जो है वो पूरा सेपरेटिंग फनल को लेके उसका एक्सपेरिमेंट किया है। और इसके अलावा हमने क्रोमेटोग्राफी के तो बहुत सारे किए हैं, लास्ट सेमेस्टर्स तक हमने क्रोमेटोग्राफी को नहीं छोड़ा। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इवन कि अगर आपको घर में पेपर अवेलेबल होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर अवेलेबल होता है, इंक्स भी अवेलेबल होती हैं, तो अगर आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आप लोग घर पे भी कर सकते हो। ठीक है जी। लेकिन आई नो कि बच्चे जो है वो कॉलेजेस में जाके या स्कूल में जाके नहीं करते, तो वो घर में भी बहुत कम ही करेंगे। जिनको केमिस्ट्री बहुत पसंद है तो वो तो कर लेंगे, और जिनको नहीं तो वो यहीं पे बस पढ़ के उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना पसंद करेंगे। एंड आई थिंक के ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट है भाई, क्या कह सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी टेक्निक की तरफ, और वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी। क्रोमेटोग्राफी ये क्या है जी, ये भी सेपरेशन टेक्निक है, लेकिन इसमें आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स on the basis of their affinities for liquid or mobile phase। ठीक है जी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, बेसिकली ये सेपरेशन टेक्निक है तो सेपरेशन टेक्निक, लेकिन देखा इसमें डिफरेंस आ गया। इसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन या फिर जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो अप्लाई नहीं हो सकती। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट प्रोसीजर जो है वो निकाले गए हैं, उनके नाम रखे गए हैं बाकायदा। तो क्रोमेटोग्राफी भी उनमें से एक टेक्निक है जो कि हमें हेल्प आउट करती है कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटीज़ फॉर द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, के जिसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा है या मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा है, उसी लिहाज से वो जो है मिक्सर के कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सही है। कंपोनेंट्स कौन से, जो भी आप मिक्स करते हो, जिसको भी मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हो, मिक्सर बनाते हो, उसको कहते हैं कंपोनेंट्स। जैसे कि एक सोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सही है। तो उनको सेपरेट आउट करना हो तो उनकी अफिनिटी देखी जाती है यहाँ पे मोबाइल और स्टेशनरी फेज के लिहाज से। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है क्या चीज़। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक इसको ना कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोम मतलब कलर और ग्राफी मतलब राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब कि कलर राइटिंग, बेसिकली कलर राइटिंग। और एंशंटली इसको क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा गया, पुराने टाइम पे इसका क्रोमेटोग्राफी नाम इसलिए रखा गया कि इसको पहले पहले जो है वो इस तरह से मिक्सचर को के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, सिर्फ कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इसको जो है वो कलर राइटिंग यानी कि क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया गया। ठीक है जी। और ये क्रोमैटो का मतलब, इसका जो है नाम यही क्यों रख दिया गया, कलर भी तो रख सकते कलर राइटिंग, तो वो इसलिए ग्रीक्स जो थे ना हमारे, उन्होंने इनका नाम रखा था क्रोमेटोग्राफी। ओके जी। ग्रीक फिलोसफर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रीक वर्ड है क्रोमेटोग्राफी। ओके। तो अब हम चलते हैं अपने फेजेस की तरफ कि क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस इस्तेमाल होते हैं, एक होता है लिक्विड फेज और एक होता है मोबाइल फेज। तो जो लिक्विड फेज होता है वो क्या होता है, उसमें पानी हो सकता है। ठीक है जी। दो फेजेस यहाँ पे होंगे, एक होता है लिक्विड और एक होता है मोबाइल फेज, सॉरी, एक होता है हमारे पास कौन सा फेज, मोबाइल फेज, और एक होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का आपको पहले से पता है कि वो साकिन होता है, मूवमेंट नहीं करता, उसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। और जो मोबाइल फेज होता है वो मूवमेंट शो करता है। ठीक है। मोबाइल का वर्ड मोबिलिटी से निकला है, मूवमेंट से। तो ये वो फेज होगा जिसमें मूवमेंट होगी, और ये स्टेशनरी फेज वो होगा जिसमें मूवमेंट नहीं होगी। ओके जी।
उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बात आ जाती है मोबाइल फेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। लिक्विड, आपका लिक्विड कोई भी होगा, जैसे कि वाटर है, उसके अलावा आपके पास ईथर है, उसके अलावा आपके पास जो है वो एसीटोन है, इथाइल अल्कोहल है, और उसके अलावा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे मोबाइल फेस लिक्विड और गैस हो सकती है, लिक्विड और गैस। और स्टेशनरी फेज आपके पास सॉलिड होगी, सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। और यहाँ पे लिक्विड और गैस में हमने कहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस हो सकती है, और लिक्विड में आपके पास एसीटोन हो सकता है और वाटर भी हो सकता है भाई, ठीक हो गया। और यहाँ पे सॉलिड में एलुमिना हो सकती है, सिलिका जेल, ठीक है। स्टेशनरी फेज में सिलिका जेल भी हो सकती है, एलुमिना भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, फिल्टर पेपर मस्ट है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफिक में मेन चीज़ जो है वो फिल्टर पेपर है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर, उसके अलावा भी अगर कोई है तो फिल्टर पेपर के ऊपर ही उसकी फिल्म वगैरह लगा दी जाती है, तो फिल्टर पेपर तो मस्ट है, ठीक है। तो एलुमिना, सिलिका जेल और फिल्टर पेपर जो है वो स्टेशनरी फेज के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आपका मोबाइल फेज में लिक्विड और गैस होता है, तो यहाँ पे वाटर है, उसके अलावा और क्या मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस आपको मैंने बता दी, उसके अलावा इथाइल अल्कोहल, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सारी मोबाइल फेस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो सॉलिड और लिक्विड होती हैं, कुछ ज़्यादातर सॉलिड ही वो स्टेशनरी फेस के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि जिसमें आपका फिल्टर पेपर आ गया है, और क्या आ गया, सिलिका एलुमिना जेल वगैरह, इस तरह से। उसके बाद फिर वापस इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है कंपोनेंट्स की, सही, दो फेजेस के दरमियान, लिक्विड फेज और मोबाइल फेज में। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से, और के किसके बराबर होगा जी, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द लिक्विड या मोबाइल फेज एंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द स्टेशनरी फेज, सही। कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन मोबाइल फेज और ratio between concentration of the components in the mobile phase and ratio or concentration of components in stationary phase। आई होप कि आपको विजिबल है, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ। और कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द मोबाइल फेज और बाय कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द स्टेशनरी फेज के रेशियो को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। सेम एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसमें जो था वो क्या था, सल्यूट इन द एक्वस, और किसमें, ऑर्गेनिक फेज में, और यहाँ पे जो है वो मोबाइल फेज में और स्टेशनरी फेज में है। तो डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो रही है, ठीक, थोड़ा बहुत चेंज है, और है इजी सा ही मेथड ये भी। उसके बाद फिर हम चलते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बाद। अब वो कहता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं यहाँ पे, या तो के की वैल्यू लार्ज हो सकती है, यानी कि मोबाइल फेज में ज़्यादा आपका हो सकते हैं कंपोनेंट्स जो है वो ज़्यादा मोबाइल फेज में हो सकते हैं, या तो फिर उसकी वैल्यू स्मॉल हो सकती है, या वो जो है वो ज़्यादा किस में हो सकते हैं, स्टेशनरी फेज में, सही। तो अगर तो के की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल है, मोबाइल फेज में है आपके कंपोनेंट्स। और अगर तो के की वैल्यू छोटी है, कांस्टेंट की वैल्यू छोटी है अगर आपकी, तो इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी फेज में कम है, सही हो गया। ओके जी, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि पूरा का पूरा फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम स्टेप बाय स्टेप भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो अब हम इसकी टेक्निक को देखने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वो कहता है कि यहाँ पे जो है आपकी दो फेजेस हमने देख ली, स्टेशनरी फेज वो जो कि आपका फिल्टर पेपर उसके साथ साथ, बिल्कुल उसके साथ साथ अटैच होगी, मतलब कि चढ़ेगी उसके ऊपर, और जो आपकी मोबाइल फेज होगी वो प्रोसीड करेगी ऑन द स्टेशनरी फेज, सही। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे अब क्रोमेटोग्राफी की पूरी टेक्निक की, कि वो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है। तो अब क्रोमेटोग्राफी 3 तरह से जो है वो कैरी आउट की जाती है। या तो आप असेंडिंग करते हो, असेंडिंग मतलब कि नीचे से आपके कंपोनेंट्स ऊपर मूव करेंगे और आप उनको जो है वो सेपरेट आउट कर लोगे, या फिर रेडियल होती है, ठीक है जी। रेडियल मतलब कि आपकी सर्कुलर फॉर्म में
आपके पास क्रोमेटोग्राफी पेपर होगा और दरमियान में आपने स्पॉट लगाना है और उसको जो है वो आपने इस तरह से करना है हैंग अप के जो आपका यहाँ से दरमियान से फिर स्ट्रोक भी करते हैं थे, उसको फिर यहाँ से हैंग अप किया जाता है। फिर जो भी यहाँ पे आपने डॉट लगाया है वो यहाँ से इस तरह से कलर मिक्सचर का डॉट लगाया है वो इस तरह से सेपरेट आउट हो जाते हैं कंपोनेंट्स उसके। यहाँ पे डिसेंडिंग होती है, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे, तो वो बहुत कम यूज़ की जाती है, लेकिन ज़्यादातर डिसेंडिंग और रेडियल को ही डिस्कस किया जाता है। ये तो हमने खुद भी की हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, मेथड। सबसे पहले आपके पास इसका ऑपरेटर्स होना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि हर एक एक्सपेरिमेंट का हमने पीछे डिस्कस किया है। तो सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए, इसका जो है एक क्रोमेटोग्राफिक के लिए जो है वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक होना चाहिए। ठीक है जी, एक टैंक हो, साथ में उसके ऊपर और क्या हो, टैंक के ऊपर जो है वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, चुटकियाँ सी नहीं होती, उसको क्या बोलेंगे, होल्डर्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए, टैंक फिल्ड विद द लिक्विड एट द बॉटम। बॉटम में आपने जो है वो लिक्विड फिल किया हो, उसके ऊपर जो है एक रॉड सी लगी हो स्टैंड के तौर पे, उसके ऊपर आपने होल्डर लगाए हो। सही है, ये हमें चाहिए। साथ में हमें जो फिल्टर पेपर चाहिए, फिल्टर पेपर भी कोई आम नहीं चाहिए। और हमें कौन सा चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर, वॉटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, ये हमें चाहिए। वॉटमैन्स क्रोमेटोग्राफी पेपर नंबर 1, ये हमें चाहिए, क्रोमेटोग्राफी पेपर नंबर 1। सही है, तो हमें ये जो है वो चीज़ें चाहिए। और चौथे नंबर में हमें जो है वो मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मिक्सचर है। हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें हमारे पास इंक का मिक्सचर का हमने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अलावा जो है अगर कुछ ऐसे भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होते हैं जिसमें आपके जो मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो लोकेट नहीं होते, नज़र नहीं आते, तो फिर हम उसको लोकेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, H2S हो गया या कोई और लोकेटिंग एजेंट, जिससे हमें जो है रूबिनिक एसिड हो गया, इस तरह से, ताकि हमें जो हमारे सेपरेशन हुई है हमारे कंपोनेंट्स की वो नज़र आ जाए, वो भी कर ली जाती है। और ज़्यादातर हमने जो है वो मिक्सचर ऑफ इंक मिक्सचर बनाते हैं, जैसे कि जिसमें रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, ये तीनों इंक्स को जो है वो मिक्स किया जाता है चाइना डिश के अंदर। सही है, हाँ जी, चाइना डिश भी आपको चाहिए। और उसके अलावा आपको जो है वो एक छोटी सी वो क्या चाहिए, उसको मैं क्या बोलूँ, एक छोटी सी आपको पिन चाहिए प्लास्टिक की, आई थिंक सो, यस। ये बिल्कुल इस तरह से जो होती है छोटी सी पिन होती है प्लास्टिक की बारीक सी बनी हुई, वो हमें चाहिए होती है, जिसके ज़रिए से हम डॉट लगाते हैं मिक्सचर का एट द बॉटम ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे। और इस तरह से फिर हमारा जो है वो प्रोसीजर चलता है। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी पेपर भी आपको जो पूरा मिलेगा, आपको वो सारा नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, इतना सा पेपर आपको चाहिए। ठीक हो गया, 5 to 6 सेंटीमीटर्स का पेपर ले लो, इतना सा तो स्केल भी होता है। सही है, इतना सा आपको क्रोमेटोग्राफी पेपर चाहिए और इतना सा आपको जो है वो चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, मेथड पे चले जाना है। स्टेप नंबर 1 पे आपने क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो आपको मिला है, जिसका मैंने आपको साइज़ बता दिया, इतना और इतना आई थिंक 5 to 6 सेंटीमीटर की ये लॉन्ग होना चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी नीचे से जो है वो विड्थ होनी चाहिए। सही, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जब पेपर ले लिया, आपको कट डाउन जो है वो एक्सपेरिमेंट करने वाले यानी कि लैब वाले देते हैं, तो साइज़ का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो आपको कट डाउन करके देंगे। आपने बस करना क्या है, उसके अंदर लाइंस आपने लगानी है। फॉर एग्जांपल ये आपको पेपर मिला है, तो इसके बॉटम पे आपने 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम से अपवर्ड आपने जो है वो लाइन लगानी है मेजर करके विद द पेंसिल। ठीक है, यहाँ पे आपने पेंसिल से लगाई लाइन। उसके बाद फिर आपने जो कंपोनेंट्स का मिक्सचर बनाया है, फर्स्ट स्टेप पे आपने लाइन लगा दी, आपका पेपर हो गया रेडी। अब आपने क्या करना है, आपने जो अच्छा जी सबसे पहले तो आपने पेपर रेडी किया, रेडी क्रोमेटोग्राफी
ग्राफिक पेपर, ये आपने रेडी किया। दूसरे नंबर पे अब आपने क्या किया, आपने लाइन लगा दी ना, जो इस तरह से रेडी किया, लाइन लगा के उसको। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, स्पॉट द मिक्स कंपोनेंट ऑफ स्पॉट द मिक्सचर एट द बॉटम ऑफ द क्रोमेटोग्राफ पेपर, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे लगा दिया हमने अपने मिक्सचर का स्पॉट। ठीक है, प्लेस स्पॉट एट मिड पॉइंट ऑफ पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर के आपने बिल्कुल मिड पे लगा दिया मिक्सचर का स्पॉट। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये जो आपका आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, इस स्पॉट को ड्राई द स्पॉट, यहाँ पे ड्राई द मिक्सचर स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर, उसको थोड़ी देर इस तरह से हिलाएंगे तो वैसे सूख जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में जब ये सूख गया तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है जो क्रोमेटोग्राफी टैंक रखा हुआ है, जिसके बॉटम पे हमने इतना जो है वो पानी फिल किया है। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो है वो होल्डर लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, और इसको हमने क्या करना है, यहाँ से हमने लिया एक होल्डर भी लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें से हमने अपना क्रोमेटोग्राफ हैंग करना है, हम उसको यहाँ पे इस तरह से हैंग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने हैंग करना है कि बिल्कुल आपका जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है उसका स्पॉट जो आपने लगाया मिक्सर का वो टच ना हो पानी के साथ। आपने उसको थोड़ा सा ऊपर करके जो है यहाँ पे हैंग कर दिया, यानी कि आपका स्पॉट टच नहीं हो रहा तो आपने उसको पानी के अंदर हैंग कर दिया, और ऊपर से आपने टैंक को जो है वो बंद कर दो। और उसके बाद फिर आप क्या करो, फिर आप फोर्थ स्टेप पे जब आपने हैंग कर दिया उसको, फिफ्थ स्टेप में फिर आपने उसका थोड़ा सा वेट किया कि जैसे जैसे ये लिक्विड के साथ लिक्विड ऊपर जो है वो क्रोमेटोग्राफ पेपर के ऊपर एडजॉर्ब होता चला जाएगा। एडजॉर्ब मतलब ऊपर मूव करता चला जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब यानी कि जी एब्जॉर्प्शन ही होगी। यहाँ पे पानी जैसे जैसे जो है वो ऊपर चढ़ेगा क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर, तो जब वो इस स्पॉट वाली लाइन पे पहुँचेगा तो ये इंक का जो मिक्सचर का हमने स्पॉट लगाया यहाँ पे, इनमें से जो कंपोनेंट्स हैं इनके वो भी सेपरेट आउट होते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर अफिनिटी। जितनी ज़्यादा जिसकी अफिनिटी होगी उतना ज़्यादा वो कंपोनेंट मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जो ब्लैक कलर ब्लू कलर है मेरे पास और रेड कलर भी है, कि जो रेड कलर का स्पॉट है उसकी जो अफिनिटी है फॉर एग्जांपल वो सिर्फ यहाँ तक मूव किया। ठीक है, उसके बाद फिर वो रुक गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो ब्लू वाला था इंक उसकी अफिनिटी यहाँ तक थी। ठीक है, उसके बाद जो ब्लैक वाली इंक थी, क्योंकि मेरे पास अब वो नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, ग्रीन वाला, तो मैं उसको ब्लैक से यहाँ पे शो कर देती हूँ, और ग्रीन वाला जो है उसकी हमारे पास अफिनिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, तो वो यहाँ तक जो है वो मूव आउट कर गया। और पानी जो है वो आपने कहाँ तक मूव होने देना है उसको भी आपने नोट आउट करना है, कि वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो लेंथ है वो 4 है, अगर 4 सेंटीमीटर है तो वो 3/4 यानी कि यहाँ तक जब वो मूव कर जाए तो उसको आपने रिमूव कर लेना है टैंक से अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर को। फिर उसके बाद आपने इसको ड्राई करने के बाद जितना सॉल्वेंट यानी कि पानी मूव किया है, यहाँ पे पानी जितना मूव कर गया है, आपका जो स्टेशनरी फेज़ है जितना मूव कर गया उसको भी यहाँ से मार्कअप करके उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, स्टेशनरी फेज़ का डिस्टेंस। और यहाँ पे जिस भी इंक कलर ने जिस भी कंपोनेंट ने रेड है, मिक्सचर का कंपोनेंट रेड ब्लू या ब्लैक थे यहाँ पे, तो आपने उसको भी जो है वो यहाँ पे सर्कल अप करके उसका भी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लेना है कि कितने सेंटीमीटर रेड वाली इंक ने किया है डिस्टेंस कवर, और इतनी जो है वो ब्लू वाली ने, इतना जो है वो ब्लैक वाली ने। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका जो है वो कोफिशिएंट निकाल लेते हो। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद जी फिर आप लोग क्या करते हो, इनका वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकालते हो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोबाइल फेज और बाय स्टेशनरी फेज।
और इस तरह से आपको जो है वो मिल जाती है आपको सेपरेशन जो है वो कंपोनेंट्स की हो जाती है मिक्सचर की। ठीक है जी, जो आपका मकसद था कंपोनेंट्स को सेपरेट करना वो आपको मिल गए। अब मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ आपको नहीं मिल, आपके जो मिक्सचर है यहाँ पे जो आपने स्पॉट लगाया वो यहाँ पे शो नहीं होते, तो फिर आप उसको लोकेट करते हो लोकेटिंग एजेंट यूज़ करके, या तो फिजिकल मेथड या केमिकल। अगर तो केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो H2S या रूबिनिक एसिड यूज़ किया जाता है। और अगर आप फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हो तो फिर आप लोग उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि जो यूवी रेडिएशन है धूप में, अगर तो वो आपको लैब में अवेलेबल है किसी ट्यूबलाइट से या फिर कोई ऐसा सोर्स है तो वहाँ से लगा दें, नहीं तो फिर आप सनलाइट उसको जो है वो एक्सपोज करेंगे पेपर को तो आपको वैसे लोकेट हो जाएगी। सही हो गया। उसके बाद फिर वो हमें क्या कहता है, रिटार्डेशन फैक्टर के बारे में बताता है। अच्छा, तो यहाँ से आपने इनका रिटार्डेशन फैक्टर भी निकालना होता है। कैसे? रिटार्डेशन फैक्टर के जितना डिस्टेंस जो है वो कंपोनेंट ने ट्रैवल किया है और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पूरा का पूरा स्टेशनरी फेज, हाँ जी, ओरिजिनल स्पॉट से। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। हाँ जी, ओके। तो रिटार्डेशन फैक्टर हमें यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट ने भी डिस्टेंस कवर किया है। तो हम रिटार्डेशन फैक्टर RF की वैल्यू निकाल लेते होते हैं। क्या? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट यानी कि ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल spot and distance traveled by solvent from original spot। आई थिंक कि मेरी राइटिंग कीड़े नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है तो मैं डायग्राम को रिमूव नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दूर होना पड़ा है। सो राइटिंग के लिए एक्सक्यूज़ है और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे RF वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट्स, तो मैं इसलिए मैं कोशिश करूँगी साथ साथ बोलूँगी। कंपोनेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट ये जो हमने ये बड़ा सा डॉट लगाया बहुत बड़ा लगा दिया, लेकिन आप पेपर पे आप छोटा सी लगाओगे। ठीक है जी। और पिन टाइप एक छोटी सी स्टिक होती है और उसके साथ, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, जाहिर सी बात है ओरिजिनल स्पॉट से जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है आपके सॉल्वेंट ने भी, इन दोनों की वैल्यू जो भी आप यहाँ से स्केल से कैलकुलेट करके सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करोगे उसको यहाँ पे प्लेस कर दोगे और आपके पास RF वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि RF वैल्यू की कोई भी यूनिट्स नहीं होते। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है RF वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से रिलेटेड होती है, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से उनके रिलेटेड होगी, जितने जितने कंपोनेंट्स ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हमें कहता है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब हम यूजेस को अगर हम देखें यहाँ पे, ये मैंने रिमूव कर दिया। यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यूजेस का पहला तो ये है कि आपने सेपरेशन करनी होती है। सबसे बड़ा यूज आपने सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना होता है। उसके अलावा फिर आपने अगर कंपोनेंट्स को प्यूरीफाई करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हो। तीसरे नंबर पे इसका यूज़ ये है कि आप इसका फोरेंसिक एनालिसिस जो होता है ना, फोरेंसिक जैसे कि लैब के अंदर जो डेड बॉडी होती हैं उनका फोरेंसिक टेस्ट किया जाता है, उसमें भी जो है वो क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल कर लिया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और उसके अलावा फिर वो कहता है कि इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंक का मिक्सचर लिया था, 3 इंक्स को मैंने मिक्स किया था तो उसका मैंने स्पॉट लगाया, उसको सेपरेट कर लिया। तो क्वालिटी के बेस पर अगर देखा जाएगा तो यही देखा जाएगा कि किसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क निकला है। सही है। और क्वांटिटी के बेस पे अगर मैं क्वालिटी के बेस पे मैं ये देखूँगी कि उसका कलर क्या है, वाइट है, ब्लैक है, कैसा कलर है, वो सारा, उसकी स्मेल है नहीं है, तो ये क्वालिटी होगी। और क्वांटिटी मतलब कि कितना है। सही है कि 1 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, 2 सेंटीमीटर किया या कितना है। ठीक है जी। तो वो क्वांटिटी के बेस पे एनालिसिस हो गया।
तो ये हमारे यूजेस हैं बहुत इजी से, बहुत ज़्यादा इजी से क्रोमेटोग्राफी के। एंड आई होप कि आपको जो है ये इंटरेस्टिंग लगा है, लेक्चर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करो, और उसके अलावा अपना फीडबैक दो ख़ास तौर पे, ताकि अगर कोई इशू है यहाँ पे तो उसको जो है वो हल किया जाए और ज़्यादा अच्छे से जो आपको लेक्चर्स कन्वे किया जाए। थैंक यू सो मच।